हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मेरेकल क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 8 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम, जो है कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेबल कैसे बनाया जाता है, बहुत सी चीज़ें जो होगी वो इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की नीड हमें क्यों है, क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसा क्या काम है जो हमें इसकी ज़रूरत है। अगर हम देखें तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं और इतने सारे लोगों को, इतने सारे मीन्स ओवरऑल इंडिया अगर अपन काउंट करें तो 130 करोड़ लोगों को एक साथ रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनके फंडामेंटल राइट्स को परस्यू करने के लिए और उनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमें एक ऐसे लीगल बाउंड की ज़रूरत होती है जो कि इन सब लोगों, इस पूरी सोसाइटी को एक साथ बांधे रखे, एक साथ जिससे कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके और इन पे लॉ का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। तो इन सब को एक साथ रेगुलेट करने के लिए या इनको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए या इनको कंट्रोल करने के लिए या पॉजिटिव वे में इनको कंट्रोल मीन्स या नेगेटिव वे नहीं है, कंट्रोल मीन्स पॉजिटिव वे में कंट्रोल करना, जिससे कि डेवलपमेंट कंट्री के साथ पर्टिकुलर पर्सन का भी डेवलपमेंट हो सके, सोसाइटी इवॉल्व करे, डेवलप करे। इसलिए एक सर्टेन लॉ और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जिसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इन पूरी सोसाइटी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इनके लिए जो लॉ होगा, इनको जो लॉ से कंट्रोल किया जाए, उस लॉ का जो फॉर्मेशन होगा, वो फॉर्मेशन के लिए जो बेस होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन से दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेस प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंटेशन है जो ये बताता है कि कंट्री को कैसे रन किया जाएगा, कंट्री में लॉ का फॉर्मेशन कैसे होगा, कंट्री का फिनोमेना कैसे होगा, कंट्री कैसे काम करेगी। ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी रहती है। तो सोसाइटी को कंट्रोल, रेगुलेट, पॉजिटिव वे में करने के लिए, पर्टिकुलर पर्सन का डेवलपमेंट करने के लिए, कंट्री का डेवलपमेंट करने के लिए और बहुत सारा जो लीगल फॉर्मेशन है उसको करने के लिए हमें एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता, एक ज़रूरत, एक नीड होती है। और वही लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो सुप्रीम लॉ है उसे ही कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। Society has constitutive rule that make it different from other kind of societies. In large societies in which different community of people live together, जहाँ पे लार्ज स्केल की सोसाइटी होती है, यानी 130 करोड़ लोग अपन मान लें, 130 करोड़ लोगों में क्या है, कम्युनिटी वाइज हम देखें तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो एक साथ रह रही है, पीपल लिव टुगेदर। Constitutive rule are formulated through consensus, and in modern countries this consensus is available in a written form, which we call a constitution. Why does a country need a constitution? एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता, नीड क्यों होती है? Why does a country need a constitution? All democratic country डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है? डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें लॉ जो होता है वो किंग होता है। मोनार्की फॉर्म में क्या होता है, राजा का शासन चलता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, जिसमें जो रूलर होता है, जो उन पे कमांड करेगा, जो कुर्सी पे बैठेगा, उसको चूज कौन करता है? जनता। तो डेमोक्रेटिक कंट्री आर लाइकली टू हैव constitution, but on the other hand it not necessary that all country that have constitution are democratic country जो होती है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है। डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री क्या हो, डेमोक्रेटिक हो। डेमोक्रेटिक कंट्री लाइकली हैव टू कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से फॉर्मुलेशन होता है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन से ही रन करती है।
बट ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हो वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पस एज लिस्टेड बिलो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत सारे कारणों की वजह से, सेवरल कारण है जिनकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत पड़ती है। All democratic countries are likely to have a constitution, but on the other hand, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serve several purpose as listed below. अब देखते हैं हम क्या क्या है वो। A constitution tell us what the fundamental nature of our society. Constitution हमें ये बताता है, constitution हमें ये बताता है कि हमारी सोसाइटी का जो फंडामेंटल नेचर है, हमारे सोसाइटी का जो बेसिक नेचर है वो कैसा होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। दूसरा है अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वांट टू कंट्री टू बी गवर्न। कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ में मदद करता है? सेट अ रूल एंड प्रिंसिपल, उन रूल और प्रिंसिपल को, उन कानूनों को बनाने में, उन रूल्स को बनाने में मदद करता है जो जनता अपने ऊपर लागू, कि हाँ हम इस लॉ से हमें गवर्न किया जा सकता है, ऐसे लॉ को बनाने के लिए हेल्प कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री कैन एग्री, कंट्री जो होती है एग्री हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वांट टू कंट्री बी गवर्न। सिग्निफिकेंस रीजंस वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस रीजंस देखते हैं कि वाई वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस रीजन, रिलेटिव रीजन देखते हैं। इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ्टन लेज डाउन रूल्स द गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें वो एक गार्ड के रूप में होता है, एक शील्ड के रूप में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक गार्ड करता है, गार्ड मतलब हमें प्रोटेक्ट करता है। किन से प्रोटेक्ट करता है? कि जिन लोगों को हमने चूज़ करके नेता बना दिया, या पॉलिटिशियंस जो हैं, या जो लोग पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, जो गवर्न कर रहे हैं हमें, यानी किसी को ने चुनाव जीत के सरकार बना ली, उसके बाद यदि वो हमारे राइट्स का वॉल्यूशन करता है, या हमारे अगेंस्ट में काम करता है, या अपने पावर का मिसयूज़ करता है। मान लीजिए एक पर्सन जो है वो लीडर बन गया, और अब ये पर्सन अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, और ये जो सारी पॉपुलेशन है इनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन पॉपुलेशन के पास, इस जो यहाँ की कंट्रीमैन्स के पास ये पावर है, ये शील्ड प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इन सब को एक शील्ड प्रोवाइड करता है, किसके अगेंस्ट में? जो मिसयूज़ करते हैं अपनी अथॉरिटी का। मान लीजिए कोई मिनिस्टर बन गया और वो मिसयूज़ करे, मान लीजिए कोई पुलिस वाला है वो आपके साथ मिसबिहेव करे, तो आपको फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत आपको प्रोटेक्शन मिलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय आवर पॉलिटिकल लीडर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। मान लो डोमिनेंट, यहाँ देखते हैं डोमिनेंट ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप, डोमिनेंट ग्रुप का मतलब होता है वो ग्रुप जो क्या करता है, इलेक्शन लड़के पॉलिटिशियन बन गए। मान लो ये सारे पॉलिटिशियंस हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं पॉलिटिशियंस, और एक तरफ है गरीब तबके के लोग, पुअर पीपल्स, ठीक है। अगर ये अपने, ये जो डोमिन वाला है, एक ये वाला तबका, अगर इनके ऊपर मिसबिहेव करता है और अपनी पावर का जो मिसयूज़ करता है, तो इसको प्रोटेक्ट करने का, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन शील्ड प्रोवाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिसीजन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्ज प्रिंसिपल दैट इज कंट्री बिलीव्ड इन। द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? हेल्प करता है, हेल्प टू प्रोटेक्ट एज द अगेंस्ट डिसीजन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट। अगर कोई ऐसा डिसीजन जो गलत इफेक्ट डालता है, एडवर्स इफेक्ट डालता है, किस पे? ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव। जो लार्जर प्रिंसिपल, एक ऐसा कानून या एक ऐसा विश्वास जिसमें पूरी जनता भरोसा करती है, उसके अगेंस्ट में यदि कोई लॉ है
बन गया है तो उसको भी, उस लॉ को ख़त्म करने का या उस लॉ को मिटाने का पावर किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ये हमें इस तरह से शील्ड प्रोवाइड करता है। तो हम देखा, द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिसीजन दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट कंट्री बिलीव्ड इन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स के बारे में हम देखेंगे। जो इनके फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो हम देंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो की फीचर्स हैं वो हम इसमें आगे देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स का मतलब है जो रूट, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक टर्म्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूशंस की, वो देखेंगे। A group of 300 people become the member of Constitution Assembly in 1946 and had written India's Constitution। जो कॉन्स्टिट्यूशन का फोटो हमने देखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को तकरीबन कितने लोगों ने? 300 पीपल्स बिकम अ मेंबर। एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी जिस असेंबली में कितने लोग थे? 300 लोगों ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई और इस असेंबली ने क्या किया? क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन। कब बनाया? 1946 एंड हैड अ रिटन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या लिखा? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कितने पर्सन कितने थे? 300%। कितने? ये देखिए 300%, अप्रोक्सीमेटली 300 पीपल्स। और इसमें क्या गया? अलग अलग कमिटीज़ बनी, अलग अलग कमिटीज़ बनाई। हर एक कमेटी ने हर एक सब्जेक्ट पे अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के बाद जो भी लॉ इंडिया की कल्चर, इंडिया की ट्रेडिशन, जोग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग सही था, उसे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू किया गया। तो बहुत सारे कमिटीज़, यानी 300 लोगों की जो टोटल मेंबर्स कितने? 300 अप्रोक्सीमेटली। इन 300 पीपल्स की अलग अलग कमेटी बनी। हर एक कमेटी ने, ड्राफ्टिंग कमेटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन कमेटी जो हो गई, सारी कमिटीज़ ने मिलके क्या बनाया? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। सारी कमिटीज़ ने मिलके बनाया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। फाइनली क्या बन गया? इंडिया। मान लीजिए ये कमेटी एक अलग सब्जेक्ट पे है, ये कमेटी फिर एक अलग सब्जेक्ट पे, ये कमेटी अलग सब्जेक्ट पे। हर एक सब्जेक्ट के लिए एक अलग कमेटी बनी और सारी कमेटी ने मिलके जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बेस पे जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बना वो आया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। While writing the Indian Constitution, these members kept in mind the different community who speak different language, belong to the different regions and have the distinct culture। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हर एक कमेटी, मैंने आपको बता दिया कि जैसे मान लो ये जितनी कमेटी हैं, हर एक कमेटी के मेंबर जो थे उनके माइंड में एक चीज़ क्लियर थी कि इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन है, बहुत सारा जोग्राफिकल डिफरेंसेशन है, लैंग्वेज बेस पे अगर हम देखें तो भाषा के आधार पे भी बहुत सारा डिफरेंसेस है, और जो कल्चर है हमारा उसके बेस पे भी देखा गया। तो ये सारा जो भाषा का स्पीक डिफरेंस लैंग्वेज, बिलोंग टू द डिफरेंट रीजन्स, हैव द डिस्टिंक्टिंग कल्चर, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन, अलग अलग एरिया से रहने वाले, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज काइंड करने वाले, वो सारे लोगों के बारे में हर एक कमेटी के माइंड में ये चीज़ पहले थी कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में एप्लीकेबल हो, और रिलीजियस वाइज, जोग्राफिकल वाइज, लैंग्वेज वाइज हर एक पॉइंट को डीप स्टडी करके फिर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब सब मेंबर्स के दिमाग में ये चीज़ ऑलरेडी थी कि हमें इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है वो डिफरेंट रिलीजन बेस पे और इस तरह का बनाना है कि सभी लोग उसको एक्सेप्ट करें, तब हम कंट्री पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर पाएंगे। द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हम देखते हैं कुछ वर्ड्स। पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? दिस रेफर्स टू
existence of more than one level of government in country. In India, we have government as the state level, and at the central level. Panchayati Raj at village level. The constitution contains list the detail the issue that each tier of government can make law on. In addition, the constitution also specify where each tier of government can get money from for the work that is does. All person in India are governed by law and policies. All person in India are governed by law and policies made by each of this level of government. यानी फेडरलिज्म का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट 3 टायर गवर्नमेंट है, 3 स्टेज पे गवर्नमेंट है। 3 स्टेज पे किसे हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट और ये है पंचायत लोकल गवर्नमेंट। आपको पता सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी है? दिल्ली गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट अगर अपन राजस्थान से हैं तो राजस्थान हमारा कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट। और आप जिस जिले में पंचायत में होंगे, जिस पंचायत में होंगे या फिर सिटी में होंगे तो नगर निगम होगा, गांव में होंगे तो पंचायत होगा। तो नगर निगम, ग्राम पंचायत, ये भी ये 3rd लेवल पे होगी। तो ये जो 3 लेयर है, 3 लेवल है, ये जो 3 लेवल है, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड 3rd लेवल। फर्स्ट लेवल क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली है। सेकंड क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में हम रहते हैं, राजस्थान। और 3rd क्या है? जिस एरिया में यानी विलेज में रहते हैं तो पंचायत गवर्नमेंट, एंड सिटी में रहते हैं तो नगर पालिका, नगर निगम, जो भी आपका एरिया में होता है। तो 3 टायर गवर्नमेंट है, इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म। इसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म। इट रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ government in country. In India, we have government as the state level and the center and panchayati raj at the village level. आया समझ में? और तीनों ही लेवल पे हर एक गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि वो कितना लॉ बना सकती है। उसको ये बाउंडेड कर रखा है कि लॉ का फॉर्मेशन किस हद तक। मान लीजिए कि म्यूनिसिपल काउंसिल है या म्यूनिसिपैलिटी है, अगर वो कहीं पे रोड टैक्स या साइन बोर्ड टैक्स लगाती है तो वो टैक्स लगाने की पावर उसके पास है। स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी पे अगर टैक्स लगाती है तो ये पावर स्टेट के पास है। और सेंट्रल जो इनकम टैक्स है या जो भी वेट है, इन सब का जो फॉर्मेशन करना, इन सब का लॉ बनाना, इन सब की पावर किसके पास है? सेंट्रल के पास। तो हर लेवल पे हर गवर्नमेंट को एक पावर दे रखी है और उससे हम रेगुलेट होते हैं। अब आ गया है द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा की फीचर है, ये सेकंड की फीचर है। सेकंड की भी, फर्स्ट हमने फेडरलिज्म देखा, सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट फीचर हमने फेडरलिज्म देख लिया और सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन द इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री irrespective of his and her social background can contest in election। जो भी पर्सन होगा वो किस में पार्टिसिपेशन कर सकता है, कॉन्टेस्ट ले सकता है, भाग ले सकता है, या तो वो खुद खड़ा हो सकता है या फिर वो वोटिंग डालने का उसके पास अधिकार होगा। ये अधिकार हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मिलता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो गवर्नमेंट कहाँ से बन रही है? जनता में से। वो कहाँ से बन रही है? जनता में से। और जनता के पास क्या पावर है? वोटिंग का। ये जनता अपना वोट डालेगी और जो कैंडिडेट खड़ा होगा, मान लो ये कैंडिडेट खड़ा हुआ, इस कैंडिडेट को इन्होंने क्या करा? वोट डाला और ये चूज कर लिया कि हमारा ये पर्सन हम पे रूल करेगा। तो ये वोटिंग के थ्रू ये इनको क्या पावर है कि ये वोट डालने का इनके पास राइट है। साथ ही साथ इनमें से यदि कोई पर्सन यहाँ जाके इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो भी पावर उनके पास है। वो किसी भी बैकग्राउंड से, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आए, ये कोई मायने नहीं रखता, ये उनके पास राइट्स है। सेपरेशन ऑफ पावर, थर्ड की फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? देखिए,
सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या, गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन्स हैं, जैसे अपने शरीर के 2 हाथ और एक दिमाग होता है, वैसे जो गवर्नमेंट होती है उसके 3 ऑर्गन है। पहला है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर जो होता है उसका काम होता है लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है एग्जीक्यूट करना, जो कानून बनाया है, जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया है उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव। और जो जुडिशरी होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब इनका काम होता है लॉ का इंटरप्रिटेशन करना, लॉ का इंटरप्रिटेशन करना। तो 3 लेवल, 3 पावर सेपरेट होगी। तो गवर्नमेंट ये पूरा तीनों को मिलाएंगे तो ये ट्री जो दिख रहा है आपको, ये ट्री क्या है, गवर्नमेंट है। क्या है, गवर्नमेंट। ये ट्री है गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हो गए। पहला हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या वर्क है, लॉ मेकिंग का। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, लॉ को एग्जीक्यूट करने का। और जुडिशरी का क्या काम है, लॉ का इंटरप्रिटेशन करने का। और ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तब इसे बोलते हैं गवर्नमेंट। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया तीनों अपने अपने एरिया में काम करेंगे, कोई किसी के एरिया में इंटरफेरेंस नहीं करेगा, और पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकता है, सपोर्टिव इंटरफेरेंस कर सकता है, बट तीनों एक सेपरेट पावर्स तीनों को दे रखी है, और तीनों अपने अपने एरिया में फ्रीली काम कर सकते हैं। ये है सेपरेशन ऑफ पावर, 3 नंबर का की फीचर। अब देखते हैं हम इसके बारे में, जो अपन ने पीछे डायग्रामिकली देखा है कि द लेजिस्लेचर रेफर्स टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपल। लेजिस्लेचर में कौन से लोग आते हैं, जिनको वोट डाल के हमने चुना है, लोकसभा और राज्यसभा। जो अपने लोकसभा से कैंडिडेट खड़े होते हैं, राज्यसभा से जो कैंडिडेट खड़े होते हैं, वो लोग लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। फिर आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ एंड रनिंग द गवर्नमेंट। मैंने बताया एग्जीक्यूट करने का काम है, इम्प्लीमेंट करने का, किसको इम्प्लीमेंट करने का, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, और क्या करना, गवर्नमेंट को चलाना। एग्जीक्यूटिव में ही होता है पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का। और जो भी कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। थर्ड हमने देखा था जुडिशरी। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट ऑफ इंडिया, कोर्ट इन इंडिया। जो भी जुडिशरल सिस्टम है, मान लो सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट, उससे जस्ट हायरार्की सिस्टम में देखिए, नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये पूरा ऐसा हायरार्की सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। अब हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, 4th नंबर का की फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमें 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन में। वो फंडामेंटल राइट्स है क्या क्या है हम देखेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल अगेंस्ट द अदर इंडिविजुअल। इट ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजॉरिटीज। माइनॉरिटीज क्या होती है ये हम आपको बता दें, और मेजॉरिटीज क्या। माइनॉरिटीज का मतलब हो गया कि वो कम्युनिटी जो नंबर्स में कम है। माइनॉरिटी मतलब जो नंबर्स में कम है, और मेजॉरिटी मतलब जो नंबर्स में ज़्यादा है, पावरफुल हैं, उसे बोलते हैं माइनॉरिटी और मेजॉरिटी। और जिनके पास पावर अथॉरिटी ज़्यादा है वो भी मेजॉरिटी में आता है, और जिनके पास पावर अथॉरिटी कम है, पार्टिसिपेशन कम है गवर्नमेंट में, वो आ गया माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी जो होता है यानी जो ताकतवर लोग होते हैं, मेजॉरिटी में कौन होते हैं, पावरफुल लोग, और माइनॉरिटी में कौन होते हैं, कमज़ोर लोग। तो मेजॉरिटी अगर माइनॉरिटीज़ पे, अगर मेजॉरिटी ग्रुप जो है माइनॉरिटी ग्रुप पे यदि कोई ऐसा वो करता है, लॉ का वायलेशन करता है, उनके राइट्स का वायलेशन करता है, तो ये हमें इसके बदले जो प्रोटेक्शन मिलता है वो फंडामेंटल राइट्स में मिलता है। ये हमें गारंटी देते हैं, फंडामेंटल राइट्स हमें इस बात की गारंटी देता है कि अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में कौन, स्टेट या फिर कोई अदर इंडिविजुअल उसके राइट्स का वायलेशन करता है, तो फंडामेंटल राइट्स वहाँ लागू होते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसे हम सोसाइटी से बाइकाट मानते हैं मेंटली,
अगर बैकवर्ड क्लास है या मानते हैं कि अरे नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है, या इस तरह की जो मेंटेलिटी, अगर उसके साथ उसके राइट का वॉल्यूशन होगा, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग इक्वलिटी है, एक हम सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं। और हम अगर किसी इक्वल नहीं मानते उसको, अगर हम किस कास्ट, क्लास, रिलीजियन, बर्थ प्लेस, इसके बेस के पर उसका डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि नहीं ये तो राजस्थान का है, ये एमपी का है, या कास्ट पे हो गया, क्लास पे हो गया, ये गोरा है, काला है, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, किसी भी बेस पे कास्ट, क्लास, रिलीजन, बर्थ प्लेस, जेंडर, महिला पुरुष, इस तरह के आधार पे अगर हम किसी को गलत और सही मानते हैं तो वहाँ हमें प्रोटेक्ट कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स। और एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं अब हम देखेंगे। देखिए, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड, फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से राइट है ये हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा राइट है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी का मतलब हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लॉस, यानी इक्वल प्रोटेक्शन, सभी को राइट टू इक्वलिटी, यानी सभी को समान अधिकार है, सबको इक्वलेंट माना है गवर्नमेंट ने किसी को, यानी अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो सेम पनिशमेंट सबके लिए है, वो चाहे कोई पुअर हो या कोई चाहे रिच पर्सन हो। तो सेकंड कौन सा है, सेकंड है राइट टू फ्रीडम। रिलीजियस फ्रीडम हो गया, आप ग्रुप बनाने का फ्रीडम हो गया, आपको अपना जो अपना स्टडी करने का हो गया, आपको अपना पेशा यानी अपना जो प्रोफेशन है, अपना जो बिजनेस है, कुछ भी जो आपकी राइट है, जो फ्रीडम है, आपकी जो आज़ादी है, उसका हो गया सेकंड राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आपको एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में भी राइट मिले, यानी आपके साथ कोई अन्याय होता है, आपके साथ कोई दुराचार होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपका शोषण होता है, तो उसके अगेंस्ट में भी आपको राइट मिल गए हैं। फोर्थ नंबर का है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको धर्म का भी अधिकार है, आप चाहें तो किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकते हैं, आप कोई भी रिलीजन जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, रिलीजन्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं। आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप चाहें तो अपने रिलीजन को पॉजिटिव बेस पे प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आपको कल्चरल, आपके कल्चर के राइट्स, आपको एजुकेशनल राइट्स भी आपको इसमें दिए गए हैं। सिक्स नंबर का है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ का मतलब ये हो गया कि संविधान में अगर आपको लगता है कि इन राइट्स में से कुछ का ऐसा वायलेशन हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी संवैधानिक उपचार भी मिल गया है इसी में। तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट, एंड 6 नंबर का क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स हैव टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव। टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, पहला है एवरी सिटीजन मस्ट बी इन पोजीशन टू क्लेम फंडामेंटल राइट। हर एक पर्सन को उस पोजीशन में होना चाहिए कि वो फंडामेंटल राइट के लिए क्लेम करे। मान लो आप राइट क्लेम करने के लायक ही नहीं है तो आप राइट का क्लेम कैसे करेंगे? तो आपको ऐसी कंडीशन में, ऐसी पोजीशन में होना चाहिए कि आप फंडामेंटल राइट का क्लेम कर सके। सेकंड है फंडामेंटल राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ। और फंडामेंटल राइट जो है सभी ऐसी अथॉरिटीज़ पे लागू होता है जिनके पास कानून बनाने का अधिकार है। कोई भी अथॉरिटी, लेजिस्लेचर हमने बता चुका, और भी कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी, 3 टायर गवर्नमेंट है, इन 3 टायर गवर्नमेंट के ऊपर कोई सी भी गवर्नमेंट, आप लोकल गवर्नमेंट ले लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, तो सभी के ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स बाउंडेड है, लागू है। The Constitution also has a section called Directive Principle of State Policy, which ensure greater social and economical reforms and serve a guide to the independent Indian state to institute law and policy। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की भी बात की गई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ कि जो स्टेट कोई कानून बनाएगा
तो वो सोशल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, ऐसा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया। फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल के मामले में ये राइट्स आपको नहीं है। स्टेट चाहे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फॉलो करे अपने लॉ मेकिंग में, चाहे तो ना करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी विच इंश्योर द ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स एंड सर्व ए गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉ एंड पॉलिसी। अब 5th नंबर का जो की फीचर है वो है सेक्युलरिज्म। A secular state, one which the state does not officially promote any one religion as the state religion. Secularism का मतलब ये हो गया कि कोई भी स्टेट का मतलब राजस्थान हो गया या इंडिया हो गया, इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। इंडिया हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई नहीं है, इंडिया न्यूट्रल फॉर्म में है। इंडियन गवर्नमेंट का अपना कोई धर्म नहीं है, बट इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सभी रिलीजियंस को इक्वल वे में प्रोटेक्ट करेगा, इक्वल ट्रीटमेंट देगा और इक्वल मानेगा। सेकुलरिज्म का मतलब ये हो गया कि डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट, ऑफिशियली वो किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, और ना ही स्टेट का अपना कोई रिलीजन है, बट वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और इस कंटेंट को आप चाहें तो पॉज करके अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि ये सही है और 8th क्लास के और भी आपको वीडियो इसी सीरीज़ में मिलेंगे, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहे ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू।